हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैटिस अड्डा 24/7। दिस इज अनीता शर्मा, योर हिस्ट्री मेंटर। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की हिस्ट्री का सीबीएसई ऑफिशियल एडिशनल प्रैक्टिस पेपर 2 करने वाले हैं। तो पेपर 1 हम कर चुके हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस पेपर 1 जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर के देख लेंगे। आज हम करेंगे प्रैक्टिस पेपर नंबर 2, राइट। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए स्टार्ट करते हैं और इसका डिटेल सॉल्यूशन हर एक क्वेश्चन को मैं समझाते हुए चलूंगी और क्या करेंगे, एक अच्छी से अंडरस्टैंडिंग लेकर जाओगे आप अपने बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि दोनों ही जब आप प्रैक्टिस पेपर को समझोगे और प्रैक्टिस करके जाओगे, एक रिवीजन करके जाओगे, तो इससे आपको आपके बोर्ड एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी। राइट बच्चे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि जैसे जैसे हमारी वीडियोस आती रहे वैसे प्रायर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एडिशनल प्रैक्टिस पेपर क्वेश्चन हिस्ट्री है ये, क्लास 12 2023-24। तो ये इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ना है ताकि आपको इससे ये थोड़ा सा पता लग जाए कि आपको किस क्वेश्चन पर कितना टाइम लगाना है, ठीक है। इसकी वर्ड लिमिट्स भी दी हुई है, तो वर्ड लिमिट्स के अकॉर्डिंग ही आपको अपने आंसर्स लिखने हैं, राइट। तो इसमें 5 सेक्शंस बने हुए, ए बी सी डी और ई, ठीक है। तो 5 सेक्शंस बने हुए हैं। तो इसमें क्या करेंगे आप, सेक्शंस वाइज जो है, जैसे फर्स्ट सेक्शन में अगर मैं ए की बात करूं तो उसमें आपके एमसीक्यूज होंगे जो कि 1 से लेकर 21 तक क्वेश्चन नंबर होंगे। और ये जो टोटल जो 21 क्वेश्चंस है ये कैरी करेंगे क्या, टोटल होंगे 21 मार्क्स के, और हर क्वेश्चन कैरी करेगा आपका 1 मार्क। इसी तरह से सेक्शन बी में हम शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे 22 से 27 तक, और हर एक क्वेश्चन कैरी करेगा 3 मार्क्स। इसी तरह के आपके लॉन्ग आंसर्स होंगे, वो क्या कैरी करेंगे, आपका एक क्वेश्चन जो है वो कैरी करेगा 8 मार्क्स का। और उसके बाद सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे जो 31 से लेकर 33 तक होंगे, और इसकी जो पर क्वेश्चन की एक जो क्राइटेरिया होगा वो क्या होगा, 4 मार्क्स का होगा, राइट। तो हर क्वेश्चन कैरी करेगा 4 मार्क्स। उसके बाद हम मैप बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ये होगा आपका 5 मार्क्स का, ठीक है। तो अच्छे से देखना है, आपकी जो शॉर्ट आंसर्स की जो वर्ड लिमिट होगी वो 60 to 80 होगी, और इसी तरीके से आपके लॉन्ग क्वेश्चन की जो वर्ड लिमिट होगी वो होगी 300 to 350। तो आप अगर इससे ज्यादा लिखोगे तो अपना टाइम वेस्ट करोगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, लिमिट में ही ट्राई करके और अपने आंसर्स लिखने हैं। थोड़ा बहुत ऊपर चल जाएगा वो ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसी में ही अपने क्वेश्चंस को लिखने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सेक्शन 1 पर बात करते हैं, ठीक है। सेक्शन 1 करेंगे जिसमें हम एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे, जो कि 1 से लेकर 21 तक होंगे, और ये टोटल जो है वो 21 मार्क्स के होंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अल बरूनी had several barriers that he felt the obstructed his understanding to him. Language was so different that idea and the concept could not be easily translated from one language into another. Which language is he referring to? तो बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये आपके क्या है, ये आपके ऑप्शंस है, पर्शिया, संस्कृत, अरेबिक या फिर प्राकृत। तो अल बरूनी को किस भाषा में, किस लैंग्वेज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, तो किस में, पर्शिया में, संस्कृत में, अरेबिक में और प्राकृत में। अरेबिक उसको बहुत अच्छे से आती थी, ठीक है, प्राकृत भी आती थी, पर्शिया भी आती थी, उसको यहाँ डिफिकल्टी होती थी संस्कृत में। तो आंसर भी क्या हो जाएगा, संस्कृत इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द आइन इज मेड अप ऑफ द, तो आईने अकबरी के, देखो आईने अकबरी जो थी वो अकबरनामा की 3rd बुक थी, ठीक है। आईने अकबरी अकबरनामा की 3rd बुक थी, लेकिन इसके भी, ठीक है, इसके भी आइन ए अकबरी के भी, यानी कि आइन इसको शॉर्ट में बोलते हैं, इसके कितने थे, 5 ड्राफ्ट थे, ठीक है। इसके कितने थे, 5 ड्राफ्ट थे। तो इसमें बताया गया है कि आइन इज मेड अप ऑफ द 5 बुक्स, ठीक है, जिसको ड्राफ्ट्स बोलते हैं, विच द फर्स्ट 3 बुक डिस्क्राइब द एडमिनिस्ट्रेशन, the 3rd book मुल्क आबादी dealt with the specially with one of the following option mark the same। तो आपको बताना इनमें से कौन सा होगा। मुल्क आबादी, देखो 3 बुक थी ना, किसकी, जो फर्स्ट जो 2 बुक थी वो उसमें बताया गया है कि फर्स्ट 3 बुक थी किसकी, आईने अकबरी की, इन विच द फर्स्ट 3 बुक, तो फर्स्ट 3 बुक में एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि किसका, आपकी जो पहली बुक कौन सी थी, आपकी मंजिल आबादी थी। सेकंड बुक कौन सी थी, मैं यहां पर लिख देती हूँ। फर्स्ट बुक का नाम क्या था, मंजिल आबादी, फर्स्ट बुक का नाम मंजिल आबादी था, ठीक है, मंजिल आबादी। सेकेंड बुक का नाम क्या था, सिपा आबादी, ठीक है, सेकेंड बुक का नाम क्या था, सिपा आबादी। थर्ड बुक का नाम क्या था, थर्ड बुक का नाम ये रहा आपका, ठीक है, कौन सा, मुल्क आबादी, ठीक है। 3rd बुक का नाम
मुल्क आबादी, डील्स विद द स्पेशली विद वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, मार्क द सेम। तो आपको इनमें से बताना है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, फिजिकल साइड। तो आपको थर्ड बुक के रिगार्डिंग सोचकर बताना है कि ये थर्ड बुक किससे रिलेट करती है, फिजिकल स्टेट ऑफ द एम्पायर या फिर आपका प्रेज ऑफ द एम्परर। आपको बताना इसका करेक्ट आंसर, और जल्दी जल्दी से आंसर बताएंगे क्या होगा करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही, थर्ड बुक में देखो बच्चे क्या है, ये मुल्क आबाद। मुल्क का मतलब क्या होता है, कंट्री। आपने गाना सुना होगा ना, मेरा मुल्क मेरा, मेरा ये देश मेरा ये वतन, है ना। तो वो मुल्क किसको बोला गया है, देश को बोला गया है, राज्य को बोला गया है ना। तो इसमें क्या होता था, सारे राज्य से रिलेटेड काम होते थे। तो फिजिकल साइड ऑफ द एम्पायर, ठीक है, तो जो भी उनका फिजिकल साइड होता था वो सारा का सारा मुल्क आबादी में मेंशन किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, दिस। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, स्टडी द पेंटिंग। आपको इस पेंटिंग को देखकर अच्छी तरीके से देखकर बताना है कि इसमें क्या क्या चीजें पूछी गई हैं, राइट। तो स्टडी द पेंटिंग अबू फजल प्रेजेंटिंग द मनुस्क्रिप्ट ऑफ द कंप्लीटेड अकबरनामा टू हिज पेट्रॉन एंड आंसर द क्वेश्चंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस, राइट। तो ये आपके सामने ऑप्शंस है। his disinterest towards the manuscript, his recognition of the effort put by the Abu Fazl, the depictions of the images in the manuscript, या फिर his support for the inclusion of the painting। देखो क्या पूछा गया है, स्टडी द पेंटिंग। आपको इस पेंटिंग को ध्यान से देखकर बताना है इसका आंसर। अबू फजल प्रेजेंटिंग द मनुस्क्रिप्ट, अबू फजल जो है वो इनको मनुस्क्रिप्ट क्या कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है, मतलब इनको देते हुए दिखा रहा है, दिख रहा है ना आपको। तो कंप्लीटेड द अकबरनामा, ठीक है, मनुस्क्रिप्ट ऑफ द कंप्लीटेड अकबरनामा टू हिज पेट्रॉन, ठीक है, कि भाई वो उनको संरक्षण दे या उसको ठीक से रखे, ताकि इसी के बिहाफ पर हम आगे अपना एडमिनिस्ट्रेशन चला सके। तो एंड आंसर द क्वेश्चनिंग बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर। तो उसके लिए आपको इसके लिए करेक्ट आंसर देना होगा कि वो क्या कहना चाहते हैं, हिज डिसइंटरेस्ट टुवर्ड द मनुस्क्रिप्ट। तो इससे क्या लगता है कि अकबर का जो एक देख रहे हो ना कि वो प्रेजेंट कर रहा है मनुस्क्रिप्ट को, तो इन दोनों को देखकर क्या लग रहा है कि अकबर इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा मनुस्क्रिप्ट में। हिज रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द एफर्ट, उसने अबू फजल के इस एफर्ट्स को पहचाना कि भाई इसने बहुत ज्यादा एफर्ट किया है। द डिपिक्शन ऑफ द, तो बच्चे ये पूरा आपको इसको अच्छे से स्टडी करते हुए बताना है। तो ये इमेज आपको क्या बता रही है, तो इसका करेक्ट आंसर बताना है आपको, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल। देखो अब ये लिख करके, जैसे अकबरनामा थी और अकबरनामा का थर्ड पार्ट ये क्या था, आईने अकबरी था, है ना। ऐसे ही अबू फजल की तरफ से ये मनुस्क्रिप्ट जो है वो प्रेजेंट की जा रही थी किसको, अकबर को। तो अकबर ने उसको देख के कैसे रिएक्ट किया, अकबर ने उसको देखकर रिएक्ट किया कि हिज रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द एफर्ट पुट बाय द अबू फजल। उसे देखकर कहा कि भाई अबू फजल ने बहुत मेहनत करी है, और उसको देखते हुए फिर उसको अच्छे से स्टडी करते हैं कि वाकई में ये बहुत अच्छी बुक है। तो इसका जो पॉजिटिव आंसर होगा वो क्या होगा आपका सेकंड, ठीक है, बी। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन 1851 गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी डिस्क्राइब द किंगडम एज अ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे, which kingdom was referred as the cherry by लॉर्ड डलहौजी। तो किस किंगडम के बारे में बात की गई है, 1851 में लॉर्ड डलहौजी ने किसके, कौन से राज्य के बारे में कहा था कि ये एक ऐसी चेरी है जो एक ना एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगी। तो किसके लिए बोला गया है, बंगाल के लिए, बिहार के लिए, अवध के लिए, या फिर पंचाल के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, लड्डू का क्वेश्चन है, आंसर विल बी अवध। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे। द लिटरेरी प्रैक्टिसेस ऑफ द Harappans were studied by the archaeologists, in which one of the following fields are the archaeobotanist specialized। बच्चे ये जो आर्कियोबॉटनिस्ट होते हैं ये किसके स्पेशलाइजेशन, मतलब किसके स्पेशलाइज्ड पर्सन होते हैं ये। तो टू स्टडी द, तो आपको बताना है आर्कियोलॉजिस्ट का काम, मतलब इसका आर्कियोबॉटनिस्ट का काम क्या होता है। टू स्टडी द ओल्ड रॉक्स, टू स्टडी द डेड एनिमल एंड द प्लांट। नेक्स्ट कहता है टू स्टडी द एंशिएंट प्लांट रिमेन, या फिर टू स्टडी द सी एनिमल। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी जल्दी से आंसर देंगे, बिल्कुल सही, टू स्टडी द एंशिएंट प्लांट रिमेन्स। तो ये जो आर्कियोबॉटनिस्ट है इनका काम क्या होता है, जैसे जियोलॉजिस्ट होते हैं, तो जियोलॉजिस्ट जू से थोड़ा सा आपको ना कोई भी मतलब जिस तरह से आप समझ सको, तो जू में क्या होता है, एनिमल्स होते हैं, तो एनिमल पर स्टडी करने वाले को क्या कहते हैं, जूलॉजिस्ट कहा जाता है ना। ऐसे जो बॉटनिस्ट होते हैं वो प्लांट की स्टडी करते हैं। तो हड़प्पा टाइम में जो भी रिमेन्स, जो भी वो चार्ड ग्रेन्स होते थे, ठीक है, जो भी उनको अनाज के साक्ष्य मिले, जो भी एक्सवाइजेड कुछ भी मिला प्लांट के रिगार्डिंग, तो उनकी स्टडी की गई। फिर पता चला कि वो इतने पुराने, और हड़प्पा के लोग इनको ग्रो किया करते थे, इनको गाय भी करते थे, उस टाइम में ये चीजें भी चला करती थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द स्टडी ऑफ द एंशिएंट प्लांट रिमेन्स,
राइट। चलिए नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लैंड ग्रांट ड्यूरिंग द rule of the Chandragupta II provides some insight into the relationship between which one of the following pairs। तो चंद्रगुप्त सेकंड के लैंड ग्रांट के बारे में हमें इंस्क्रिप्शन से काफी कुछ पता चलता है। तो आपको बताना है किस तरह के लैंड ग्रांट को लेकर के और दोनों के बीच में रिलेशन हुआ करते थे, किस किस के बीच में। तो ये जो लैंड ग्रांट ड्यूरिंग द रूल किसका, चंद्रगुप्त सेकंड का रूल चल रहा था, तो उसमें जो लैंड ग्रांटिंग की जाती थी ना, किसी दूसरे पर्सन को जब लैंड ग्रांट की जाती थी, तो जिस पहले पर्सन ने जिस पर्सन को लैंड ग्रांट की है तो उनका रिलेशन बताना है आपको, ठीक है। तो आर्टिशन एंड द हंटर एंड गैदरर्स, फिशर एंड द सामंतास, पेस्टोलिस्ट एंड द ऑफिशियल, द स्टेट एंड द कल्टिवेटर्स। आंसर क्या हो जाएगा, सम ऑफ द इंसाइट इनटू द रिलेशनशिप बिटवीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा द स्टेट एंड द कल्टिवेटर्स। तो बच्चे बिल्कुल सही बात है कि चंद्रगुप्त सेकंड का क्या चल रहा था, रूलिंग पीरियड चल रहा था। लैंड ग्रांट ड्यूरिंग द रूल ऑफ द चंद्रगुप्त सेकंड प्रोवाइड सम इंसाइट में, तो स्टेट की तरफ से फार्मर्स को जो लैंड ग्रांट की जाती थी उस पर कल्टीवेशन की जाती थी। तो एक तरह से किस किस का रिलेशन यहाँ पर शो कर रहा है, ये कर रहा है स्टेट और कल्टीवेटर्स का, राइट। चलिए नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन द क्वेश्चंस गिवन बिलो, ये जो क्वेश्चन आपको नीचे दिया गया है, देयर आर टू स्टेटमेंट्स मार्क एसर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो एसर्शन कहता है इसमें कि एसर्शन क्या कहता है, एसर्शन कहता है कि द प्रैक्टिस ऑफ द एंडोगेमी। एंडोगेमी क्या होता है बच्चे, एंडोगेमी होता है जो यूनिट के अंदर शादी की गई होती है उसको एंडोगेमी बोलते हैं। एंडोगेमी मीन द मैरिंग डॉटर्स इनटू द फैमिलीज आउटसाइड द किंग वाज कंसीडर्ड द डिजायरेबल। तो इसको एक अच्छी, मतलब 8 टाइप की जो मैरिजेस होती थी ना, कितनी टाइप की मैरिजेस होती थी, 8 टाइप की मैरिजेस होती थी, जिसमें 4 को गुड कंसिडर किया जाता था तो 4 को बैड कंसिडर किया जाता। तो ये जो एंडोगेमी, ये टाइप ऑफ मैरिज जो है, इसको जो है वो अच्छी गुड मैरिज में मेंशन किया गया था, कंसिडर किया गया था। डॉटर्स हैड नो क्लेम टू द रिसोर्स ऑफ द हाउस होल्ड। तो देखो ये जो है कि जो फैमिली के अंदर शादी की जाती थी, ठीक है, आउटसाइड द किंग। देखो जो जब शादी वादी का सिलसिला जो चलता है तो क्या होता है कि रिलेशंस देखे जाते हैं ना, कि ये उसका बेटा, उसकी मासी का बेटा, उसकी मासी की बेटी का बेटा, कुछ ऐसे ऐसे होता है ना। तो है तो वो एक ही फैमिली के ना, मतलब ऐसा नहीं है कि दूसरी उसमें कास्ट में, या फिर वो तो खैर लव मैरिज हो गई है ना। तो बेटी की जो क्या करते हैं, शादी के दौरान में जब बेटी की शादी की जाती थी तो गोत्र वगैरह का बहुत ज्यादा उस टाइम में प्रचलन होता था, आज भी तो है। तो ये जो प्रैक्टिस द एंडोगेमी मीन्ड दैट द मैरिंग डॉटर्स, ठीक है, मैरिंग डॉटर यानी कि डॉटर की शादी, बेटी की शादी जो है, इनटू द फैमिलीज आउटसाइड ऑफ द किंग, यानी कि अपनी फैमिली को छोड़ करके अपने रिश्तेदारों की, उसके रिश्तेदार उसके ऐसे तो की जाती है ना। और अगर गोत्र मिल जाते हैं तो शादी नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद रीजन क्या कहता है, डॉटर हैड नो क्लेम। डॉटर जो थी वो अपने फादर की प्रॉपर्टी पर क्लेम नहीं कर सकती थी, सिर्फ सन को ही राइट होता था कि वो अपनी फादर की प्रॉपर्टी को उनके पेरेंट्स के बाद उनकी हो जाती थी। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या कह रही है, क्या कह रही, किस टाइप का आंसर लग रहा है आपको, ये किस टाइप का आंसर लग रहा है ये। तो आउटसाइड ऑफ द यूनिट, अब ये देखो ये आउटसाइड है, गलती तो यहां पकड़ी गई ना, जबकि एंडोगेमी क्या कहती है, एंडोगेमी कहती है विद इन, ठीक है, एंडोगेमी क्या कहती है, विद इन। तो ये स्टेटमेंट यहीं पर गलत हो जाएगी। इसका मतलब ये कि ए तो फॉल्स है और आर बिल्कुल ट्रू है, यानी कि बेटी अपने फादर की प्रॉपर्टी पर क्लेम नहीं कर सकती थी, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राइट। चलिए नेक्स्ट हम मूव ऑन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच। आपको बताना है इनमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच है। तो ये पुरुष सूक्त, ये है आपका मनुस्मृति, ये है क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत, ये है भगवत गीता। किसको किससे मैच करना है, जैसे कि पहले आपको सबसे अच्छी तरीके से आते हैं, पहले आप उसको मैच कर लीजिए। तो ये क्या होता था, जैसे हम भगवत गीता को करते हैं, तो ये क्या था, एडवाइज ऑफर बाय द लॉर्ड कृष्णा टू अर्जुन, गीता का संबंध इन्हीं से तो था। उसके बाद क्रिटिकल एडिशन क्या था, वीएस शुकांतकर के संबंधित था, ठीक है। उसके बाद आता है इनकरेक्टली मैच, पूछा है ना आपने, तो मनुस्मृति लेट डाउन द ड्यूटीज ऑफ चांडाल, ठीक है, ये भी बिल्कुल मनुस्मृति में चांडाल्स की ड्यूटी का वर्णन किया गया है। पुरुष सूक्त क्रिएटेड बाय द ब्राह्मणास, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगी गलत स्टेटमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए इज द करेक्ट आंसर, राइट बच्चे, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है,
टू विच स्कूल ऑफ आर्ट डज द इमेज बिलो बिलोंग्स टू, चूज फ्रॉम द ऑप्शन। आप ये देखो, ये किसी के ना चरण दिखाई दे रहे हैं ना, और यहाँ पर उनके जो बैठने का एक स्थान होता है जिस पर वो बैठते थे, तो यहाँ पर कुछ चित्रकारी की गई है ना। तो इनके ऊपर उनकी बड़ी सी मूर्ति रखी जाती थी। हालांकि ऊपर का पोर्शन इनका थोड़ा सा ब्रेक हो गया है और ये नीचे का पोर्शन है जो कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो इसको देख करके आपको बताना है कि ये किससे बिलोंग करती है। मथुरा स्कूल से अमरावती स्कूल, वो नहीं बच्चे जिसमें आप जाते हो, वो नहीं, आर्ट स्कूल होते थे, है ना। तो जहां पर इतने बड़े बड़े स्टैच्यूज रखे जाते थे, तो मथुरा स्कूल, अमरावती स्कूल, कुशाना स्कूल या फिर सातवाहन स्कूल, ठीक है, या फिर सातवाहन स्कूल। जल्दी से आंसर करोगे, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट फटाफट से आंसर करोगे। बहुत बढ़िया, आंसर विल बी मथुरा स्कूल इज द करेक्ट आंसर। बड़ा सा स्टैच्यू है ना, जहां पर जो है वो ये जो गौतम बुद्ध की बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां रखी जाती थी। देखो, अगर कुशाना रूलर करोगे तो कॉलेजियल स्टैच्यू आ जाएगा, वो एक अलग चीज है जिसकी सिर्फ मुंडी मुंडी जो है वो टूटी हुई थी, बाकी सारा का स्ट्रक्चर ऐसा की ऐसा ही है। लेकिन यहाँ पर तो आप देख रहे हो ना, ये क्या है, ये गौतम बुद्ध के जो है वो चरण दिखाए गए हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, मथुरा स्कूल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद अ करेक्ट ऑप्शन एज पर द ट्रेवलर डिस्क्रिप्शंस ऑफ द कास्ट सिस्टम द डैश मींस बोर्न आउटसाइड ऑफ द। तो आपको बताना है इस फिल इन द ब्लैंक्स में, आपको फिल करना है ऑप्शन एज पर द ट्रेवलर डिस्क्रिप्शन, जो ट्रेवलर आते थे उनकी डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ऑफ द कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम को लेकर उन्होंने क्या डिफाइन किया कि इसका मतलब होता है बोर्न आउटसाइड ऑफ द सिस्टम एंड वर ऑफन एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड द एक्सपेंसिव लेबर टू पीजेंट्स एंड द जमींदार। तो आपको इसमें फिल करना है किसको बताया गया है, डैश मीन टू बोर्न आउटसाइड, यानी कि ये जात बिरादरी से इनको बहुत ही बाहर रखा जाता था, ठीक है, एक लेबर की तरह से काम करवाया जाता था, ठीक है। तो ये किससे बिलोंग करते थे, कारवा, जायतून, अंत्यजा या फिर क्वाज। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। तो मीन्स आउटसाइड, बोर्न आउटसाइड ऑफ द यूनिट एंड वर ऑफन एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड द इनएक्सपेंसिव लेबर टू पीजेंट्स एंड द जमींदार। और ये पीजेंट्स और जमींदार के लिए काम भी करते थे, तो इनको क्या बोला जाता था, इनको बोला जाता था अंत्यजा। क्या बोला जाता था बच्चे, अंत्यजा इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, अंत्यजा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे। हु रिसाइटेड दीज वर्सेसेस। तो ये जो वर्सेसेस है ये किसने बोले थे, किसने लिखे थे। चूज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आई विल बिल्ड अ फंडरल पायर ऑफ द सैंडलवुड एंड लॉ, light it by your own hand when I am burned away to the cinders, smear this ash upon your limbs, left flame be lost in flame। किसने बताया था ये, कबीर, शंकर देव, मीराबाई, सलीम चिश्ती। देखो क्या कह रहा है, हु रिसाइटेड, ये बातें किसने कही, ठीक है, उसने कहा आई विल बिल्ड अ फंडल पायर ऑफ सैंडलवुड एंड ऑलॉय, मतलब जब चिता जलाई जाती है तो मैं चंदन की लकड़ियों पर क्या करूंगा, चिता में मुझको जलाया जाएगा। इट बाय योर ओन हैंड, ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके हाथ में है। व्हेन आई एम बर्न अवे टू द सिंडर्स, जब मैं जलाया जा रहा हूँगा। सिमिलर दिस है, तो मेरी राख को जो है योर लिम्स, तो वो कहीं ना कहीं वो लोगों के वेलफेयर में, लोगों के कल्याण में, और लोग मतलब जहां तक हो सके मेरे शरीर का एक एक कतरा जो है वो लोगों के काम आ सके। तो इस तरीके का उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी। तो ये स्टेटमेंट किसकी थी, कबीर देव की, शंकर देव की, मीराबाई की या फिर सलीम चिश्ती की। आई विल बिल्ड अ फर्नल पायर, फर्नल पायर का मतलब समझते हो ना, चिता जिसको बोलते हैं। सैंडलवुड एंड अलॉय, लाइट इट बाय योर ओन हैंड व्हेन आई एम बर्न अवे टू द सिंडर, जब मुझे जलाया जाए तो, ठीक है। इस तरीके से मेरी राख भी जो है, कहते ना कि जैसे जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि लाल बहादुर शास्त्री ने भी कहा था कि जब मेरी चिता को जला जाए तो उसकी राख भी जो है वो उसमें बिखेर दी जाए, है ना, खेतों में बिखेर दी जाए, ताकि मैं अपने देश की मिट्टी में ही रह पाऊं। तो स्मेयर दिस ऐश अपॉन योर लिम्स, लेट फ्लेम बी लॉस्ट इन फ्लेम। तो ये कहावत किसकी थी, ये वर्डिंग्स किसकी थी, ये थी मीराबाई की, ठीक है, ये किसकी थी, मीराबाई इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे।
वाई वाज द, देखो बच्चे पहले ऐसा होता था कि चैप्टर के बीच में से ही ये सारी चीजें ली जाती थी, हालांकि ये भी चैप्टर के बीच में से है, लेकिन थोड़ा सा अब आपको क्या करना पड़ेगा, डीप में समझना पड़ेगा सारी चीजों को, है ना। डेप्थ में समझ लेकर जाओगे तभी आप इन जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि मैडम इतना हार्ड टफ इतना डिफिकल्ट एग्जाम में हमारा क्वेश्चन पेपर आएगा, तो बच्चे बिल्कुल ओवरव्यू दे दिया गया है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए अब वो किसी भी तरह के क्वेश्चन दे सकते हैं, है ना। चलिए तो क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे कि व्हाई वाज द स्क्रिप्ट इन द हड़प्पा सील्स कॉल्ड एनगेमेटिक। हड़प्पा की सील्स में जो लिखा हुआ कंटेंट है उसको आज तक डिसाइफर नहीं किया जा सका, इसीलिए उसको एनगेमेटिक स्क्रिप्ट कहा है। तो इसमें बताना है आपको सही ऑप्शन क्या होगा। देखो मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए भी बता दिया था ना कि आज तक उसको डिसाइफर नहीं किया जा सका, इसीलिए इसको एनगेमेटिक कहा जाता है। एनगेमेटिक का मतलब होता है गूढ़, यानी कि रहस्यमयी, ठीक है, राइट बच्चे। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, मैच द स्ट्रक्चर्स दैट विद देयर पर्पस चूज फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। आपको बताना है किसको किससे मैच करना है, ठीक है, तो ये आपको सिर्फ मैच करना है, इसमें करेक्ट इनकरेक्ट नहीं बताना है। चैत्यास, विहारास, संघास और स्तूपास। तो चैत्यास क्या होते थे, विहारास क्या होते थे, मैंने जब आपको इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया था, विहार थोड़ा सा आपके आसपास में कोई विहार वाला एरिया होगा, जल विहार, आनंद विहार, पालम विहार, ये विहार वो विहार, मतलब कि जहां पर जो रेजिडेंशियल एरिया होता है उसको विहार कहा जाता है ना, जो लोग जहां पर रहते हैं। चैत्यास कहा जाता है जहां पर गौतम बुद्ध को मेडिटेट किया जाता था। चैत्य को चिता से लगा सकते हो, है ना, जहां पर गौतम बुद्ध को जो है वो एक मूर्ति बना करके और उनका ध्यान लगाया जाता है। संघास होते थे जहां पर बुद्धिस्ट मॉन्क रहा करते थे, और स्तूपा होते थे जहां पर गौतम बुद्ध के बॉडी रेलिक्स यानी कि उनके शरीर के अवशेष जहां पर दफनाए गए थे, वहीं पर एक स्तूपा बना दिया गया था, ठीक है। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। तो हम मैच करते हैं इसको, ठीक है। तो मैच में क्या आ जाएगा, फटाफट से मैंने बताया ना सारा मैच करने हैं आपको। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, इसमें आपको ए बी सी डी, तो बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। देखो अब ये आपके पास कोड है, ठीक है, ये कोड दिए गए हैं। तो हम क्या करते हैं, चैत्यास को किस में, ड्वेलिंग प्लेस ऑफ द बुद्धिस्ट मोंक, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको हम मैच करते हैं 3 से। विहारास को मैच करेंगे हम किससे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मोंक, ठीक है, विहारास को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मोंक। उसके बाद संघास जो होगा, संघा क्या होगा, प्रेयर हॉल फॉर द बुद्धिस्ट मोंक, ठीक है, जहां पर वो प्रेयर किया करते हैं। और स्तूपा क्या हो जाएगा, बॉडी रेलिक्स ऑफ द गौतम बुद्धा, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए एक मिनट बच्चे, ठीक है, मेरे से ही गलती हो गई, रुको। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, चैत्य क्या होता है, प्रेयर हॉल फॉर द बुद्धिस्ट मॉन्क्स। देखो मैंने समझाया तो ठीक था, लेकिन गलती हो गई यहाँ पर। चैत्यास किसको बोलेंगे, इनको बोलेंगे। विहारास कहाँ होता है, जहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया होता है, कहाँ पर, जहाँ पर वो लोग रहा करते हैं। तो ड्वेलिंग प्लेस ऑफ द बुद्धिस्ट मॉन्क, ठीक है। तो ड्वेलिंग का मतलब क्या आता है, जैसे फॉरेस्ट ड्वेलर्स बोलते हैं ना, तो जहां पर वो लोग रहते हैं, ठीक है, तो इसका ये मैच आ जाएगा। संघास क्या हो जाएगा, संघा हो जाएगा बच्चे आपका जहां पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मॉन्क, ठीक है। तो मॉन्क की ऑर्गेनाइजेशन क्या कहलाती है, संघ कहलाती है, और संघ में ही रहने के रूल रेगुलेशंस जो हैं वो विनय पिटक में दिए गए थे, ठीक है। और जो स्तूपा होगा वो स्तूपा ये होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है, सॉरी फॉर माय मिस्टेक, राइट। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि Domingo Pace wrote about a tank constructed by the Krishnadevarayas as the dash king made a tank at the mouth of 2 hills so that all the water which comes from either one side or the other collect there. तो how were these tanks constructed? Choose the correct option. ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो डेमिंगो पेस ने क्या कहा, रोट अबाउट अ टैंक कंस्ट्रक्टेड, तो एक टैंक के बारे में उसने डिस्क्राइब किया गया कि कृष्णदेव राय ने बनाया था, ठीक है। जब वहां पर पानी की कमी हो जाती थी तो इस टैंक से लोग पानी को यूज किया करते थे, ठीक है। और इस तरह से टैंक के बारे में बताया। तो टैंक वर कंस्ट्रक्टेड बाय ब्रेकिंग डाउन अ हिल, ठीक है। तो हिल्स को तोड़ करके इस को बनाया गया था, किसको, टैंक को बनाया गया था। और ये कौन से टैंक की बात हो रही है बच्चे, ये बात हो रही है कमलापुरम टैंक की। कौन से की बात हो रही है, ये बात हो रही है कमला
कमलापुरम टैंक की, ठीक है, कमलापुरम टैंक जो कि कृष्णदेव राय ने इसको बिल्ड करवाया था, ठीक है। सो अ डिगिंग डीप इन द अर्थ, तो इसको बनाने कैसे बनाया गया था वो बताना है। क्या वो एक रॉक को काटकर बनाया गया था, रॉक को तोड़कर बनाया गया था, या फिर इसको खोदकर बनाया गया था, या फिर इसको द रूफ ऑफ द बिल्डिंग की रूफ पर इसको बनाया गया था, या फिर कंस्ट्रक्टेड वॉल द फोर साइड, या फिर इसको जो है मतलब बनाया नहीं गया और ये एक ऐसा था जिसके चारों तरफ जो है वो दीवारें लगा दी गई थी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, टैंक वर कंस्ट्रक्टेड बाय ब्रेकिंग द डाउन अ हिल, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टू curtail द डिसीटफुल एक्ट ऑफ द मनी लेंडर द ब्रिटिश पास्ड अ लॉ, आइडेंटिफाई द लॉ, तो उस लॉ का नाम बताना है जो कि क्या होता था, curtail a deceitful act money lender ब्रिटिश पास्ड अ लॉ, तो उनके लिए मनी लैंडर्स के लिए, जमींदार के लिए एक एक्ट पास किया गया था, ठीक है। उस एक्ट का नाम बताना है, आइडेंटिफाई द एक्ट फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, इट वाज पास टू प्रोटेक्ट द रैयत, तो ये रैयत के लिए जो है इट वॉज पास टू प्रोटेक्ट द रैयत, तो रैयत को, कौन, किसानों को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको क्या किया गया था, इसको लॉ को लगाया गया था, लॉ को इंपोज किया गया था। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग लोन बॉन्ड्स साइन बिटवीन द मनी लेंडर एंड द रैयत वुड हैव वैलिडिटी फॉर द 3 years, ठीक है। तो उसके लिए 3 साल के लिए उनसे सिग्नेचर करवा दिए जाते थे कि 3 साल तक तुम्हें जो है वो इंटरेस्ट फिल करना ही करना है। तो दिस लॉ वॉज मीन टू चेक द एक्यूमुलेशन ऑफ द इंटरेस्ट ओवर टाइम, ठीक है। तो ये एक तरह का इंटरेस्ट को चेक करने के लिए कि उनसे इनकी प्रॉफिट होती है और प्रॉफिट होगा तो कितना होगा, इस तरह का डाटा चेक करने के लिए लगाया गया था। या फिर टू स्टॉप द मनी लेंडर्स मैनिपुलेटिंग लॉज एंड द फॉरगिंग अकाउंट्स, या फिर मनी लेंडर के ऊपर इसको जबरदस्ती इंपोज किया गया था। तो आपको बताना है कौन सा एक्ट है ये, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, लिमिटेशन लॉ 1859, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858, या फिर इनकम टैक्स एक्ट जो कि 1861 में इसको किया गया था। बिल्कुल सही लड्डू सा क्वेश्चन है, आंसर क्या हो जाएगा, लिमिटेशन लॉ, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, लिमिटेशन लॉ इज द करेक्ट आंसर। देखो बच्चे इसमें क्या होता था, लिमिटेशन लॉ में ब्रिटिशर्स ने इसको पास किया था, तो 3 साल के लिए ना क्या किया जाता था, 3 साल के लिए मनी लेंडर फार्मर्स से साइन करवा लिया करता था। क्यों, क्योंकि 3 साल तक तुम्हारी तरफ से हमें इंटरेस्ट मिलता रहेगा, प्रिंसिपल होगा वो तो है ही। अब मान लो फार्मर्स ये कहता है कि मैं क्यों तुम्हें 3 साल के लिए इंटरेस्ट दूं, मैं एक ही साल में तुम्हारा पूरा का पूरा हिसाब चुकता कर दूंगा, वो बोलेंगे नहीं, 1 साल के लिए तो तुम्हें अगर लोन लेना है तो हम नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तुम्हें 3 साल के लिए देना है, तुम्हें 3 साल के लिए लोन लेना है तो हम लोन दे सकते हैं, अदरवाइज तो नहीं देंगे, तुम अपना काम करो, हम अपना काम करते हैं। बेचारा क्या करता, मरता क्या ना करता, उन्होंने फिर वो लिया और उसके लिए फिर उसको बॉन्ड साइन करा दिए गए। तो लगातार जो है 3 साल तक उसको इंटरेस्ट भरते रहना होता था, और अगर वो इंटरेस्ट नहीं भरता था तो फिर उसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट लगा दिया जाता था। इस तरीके से मतलब किसानों की लाइफ जो थी बहुत ज्यादा मिजरेबल हो गई थी। Who said that the deliberation of the Constitution Assembly were under the influence of the British? ये क्या, किसने कहा, ये किसने कहा कि जानबूझकर ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई है जो कि अंग्रेजों के कहे अकॉर्डिंग ही काम करेगी, उसमें वो इंडियन जो है वो अपने लिए काम नहीं करेंगे, बल्कि जैसे वो लोग उनको गाइड करेंगे ब्रिटिशर्स, वैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लोग वैसे ही काम करेंगे। ये कहना किसका था, सोमनाथ लाहिरी का, ये कहना किसका था, सोमनाथ लाहिरी का। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। द क्वेश्चन है आपका स्टेटमेंट इसकी है असर्शन रीजनिंग की, रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन कहता है कि पहाड़ीज फॉलो द झूम कल्टीवेशन, और रीजन कहता है दे लीव द हट विद द हाँ ठीक है हाँ, तो टेमराइंड ग्रेव्स, तो इमली के जो पेड़ वगैरह होते थे, जो बाग वगैरह होते थे, उनके बीच में हट बनाकर रहा करते थे। तो आपको बताना है इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। एक तो वो जूम कल्टीवेशन को फॉलो किया करते थे, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा वो इमली के पेड़ों के बीच में अपनी हट बनाकर रहते थे। बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, ठीक है। लेकिन ये रीजन इसका ये नहीं है, ये तो ठीक है जूम कल्टीवेशन, ये तो कल्टीवेशन यानी कि खेती बाड़ी जो भी वो करते थे उनके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या बोला जाएगा, इसमें बोला जाएगा इस तरीके का, राइट।
बोथ, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दिस, राइट। चलिए नेक्स्ट होता है कि अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द ऑप्शन। तो अरेंज करना है आपको, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है इसको। म्यूटिनी स्टार्ट इन मेरठ, सब्सिडियरी अलायंसेस इंट्रोड्यूस इन अवध, डिफीट ऑफ ब्रिटेन एट चिन्हत, और रानी झांसी वॉज किल्ड इन द बैटल। आपको लगाना है इसको, अरेंज करना है आपको, ठीक है, अरेंज करना है। तो ये आपके ऑप्शन है, सॉरी, ठीक है, तो अरेंज करना है। तो फटाफट से बताओ कैसे आप इसको अरेंज करोगे, जल्दी जल्दी से। ऑप्शन इसमें दिए नहीं है, भूल गए हैं, मैं आपको ऑप्शन दे देती हूँ, ठीक है। ऑप्शन इसमें होगा आपका, एक तो हो जाएगा आपका ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी। नेक्स्ट हो जाएगा आपका ए बी डी सी, ठीक है। और थर्ड लगा लेते हैं हम, थर्ड क्या हो जाएगा, बी ए सी डी, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा आपका, फोर्थ हो जाएगा क्या रह गया, बी ए डी सी, ठीक है। चलिए बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। हाँ, तो पहले सब्सिडियरी लाइसेंस जो है वो अवध पर कब लागू की गई थी, 1801 में, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, म्यूटिनी स्टार्ट फ्रॉम द, तो ये हुई थी 10th में, ठीक है, 10th में 1857 को, ठीक है। और चिन्हत का बैटल कब हुआ था, रानी लक्ष्मीबाई, कब उनकी डेथ हुई थी, 1857 में, ठीक है। और ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है, क्लियर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ये। क्या मेरी बात समझ में आ गई, क्या मेरी बात समझ में आ गई अभी आपको, जल्दी जल्दी से बताओ, फटाफट से। एम आई क्लियर नाउ, एम आई क्लियर नाउ, ओके। हाँ, तो ठीक है, तो आने स्टार्ट हो गए बच्चों के आंसर। अच्छा, क्लास वर्क भी होमवर्क में कर लिया। तो डिफीट ऑफ ब्रिटिश एट चिन्हत, तो चिन्हत का बैटल कब हुआ था, 1857 में, ठीक है। लेकिन कब हुआ था ये, 30 जून, ठीक है, कब हुआ था ये, 30 जून। तो आपको अरेंज करके और फिर आंसर लगा देना आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। हु डिस्क्राइब द महानवमी डिब्बा द विजयनगर एम्पायर एज द, ये तो बहुत ही लड्डू सा क्वेश्चन है, किसने महानवमी डिब्बा को हाउस ऑफ विक्ट्री कहा है, दौरते बरबोसा, दोमिंगो पेस और द फर्नांडो नुइज और फिर अब्दुल रज्जाक। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर विल बी दोमिंगो पेस इज द करेक्ट आंसर, दोमिंगो पेस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे। Fill in the blanks with the correct option. Dash was the socialist member of the Congress who was active in the अंडरग्राउंड रेसिस्टेंस ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान ये कौन सा ऐसा लीडर था जो कि अंडरग्राउंड रहकर काम कर रहे थे। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन बताएंगे सरदार पटेल, जयप्रकाश नारायण, नाथुराम गोडसे या फिर सोमनाथ लाहिरी। आंसर क्या हो जाएगा आपका, जयप्रकाश नारायण इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, जयप्रकाश नारायण इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 21। गांधी जी टोल्ड द प्रिविलेज्ड invite that there is no salvation for India unless you strip yourself in this jewelry head and hold this trust on your countrymen in India. There can be no spirit of the self-government about us. In which meeting did Gandhi ji made the statement? Choose from the options. तो आपको इन options में से बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये स्टेटमेंट गांधी जी ने कब कही थी, चंपारण सत्याग्रह के दौरान, एट द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस के दौरान, एट द ओपनिंग ऑफ द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के दौरान, या फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के ड्यूरिंग। ठीक है, आपको बताना इसका करेक्ट आंसर।
तो ये जो स्टेटमेंट थी हमारी बिल्कुल क्लियर उसमें दी हुई एनसीईआरटी में, तो ये स्टेटमेंट थी जब 1916 में गांधी जी को बीएचयू की ओपनिंग के लिए जब इन्विटेशन आता है और वहां जाते हैं उसकी ओपनिंग के लिए, तो ये स्टेटमेंट वहां पर बोली गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड इज द करेक्ट आंसर, मतलब सी। नेक्स्ट, ये हमारे 21 क्वेश्चंस खत्म हो गए, मतलब एमसीक्यूज क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में आपको जो है वो टोटल 6 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, हर क्वेश्चन कैरी करेगा आपका 3 मार्क्स और टोटल हो जाएंगे आपके 18 मार्क्स। ठीक है, तो व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉयर एक्सवेटेड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इलैबोरेट। ठीक है, तो आपको बताना है इस तरीके का कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो द सिटी वॉज फाउंड लेयर दैट इंडिकेट, देखो क्या कहता है, व्हाट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेयर एक्सकवेशंस इन दिस वैली सिविलाइजेशन। अब जो मिट्टी में इतने लाखों साल पुराने जो चीजें दबी हुई हैं, बहुत बहुत नीचे दब गई होंगी, तो जो लेयर की स्टडी करते हैं उनको क्या कहा जाता है, स्ट्रेटोग्राफी। तो ये जो लेयर बाय लेयर इनको स्टडी किया जा रहा था, इससे काफी सारी चीजें हमें पता चल रही थी। ऑक्यूपेशन इसमें बताया गया कि द सिटी वाज फाउंड इन द लेयर विच इंडिकेट दैट रीबिल्ट मेनी टाइम्स ड्यू टू द फ्लडिंग। तो फ्लड आने के बाद इसको इंडस रिवर के पास में ये लोकेटेड थी, फ्लड आती रहती थी। ठीक है, वाटर लेवल इंक्रीज होता रहता था बारिश के टाइम में, तो इसको काफी बार रीबिल्ड किया जाता था। जैसे एक बार पानी भर गया तो लोगों ने फिर से अपने घर बनाए और फिर से रहने लग गए थे। ठीक है, तो ये लेयर्स हमें ये बताती हैं। ऑक्यूपेशन एंड डिफीट द ट्रेसेस ऑफ द एंशिएंट मटेरियल फाउंड इन द लेयर्स। ठीक है, तो हमें काफी सारी चीजें मिट्टी में दबी हुई मिली। अबंडेंट ऑफ द डेजर्टेशन कॉल्ड द स्टेराइल layers can be identified by the absence of the such traces। लेकिन हमें ये कहीं से भी इसके प्रूफ नहीं मिले कि पर्टिकुलर जो घर उस टाइम में बने होते थे तो क्या वो वही घर थे या फिर अलग अलग, मतलब सभी घर वेस्ट हो गए थे, सभी घर डिस्ट्रॉय हो गए थे, या कुछ ऐसे घर भी थे जो कि अभी भी जो है वो उनको मिट्टी में एज इट इज दबे हुए मिले, रीबिल्ड होकर के ना मिले। जनरली द लोएस्ट लेयर, हालांकि सबसे जो निचली परत होती है ओल्डेस्ट, वो ओल्डेस्ट होगी और जो सबसे ऊपर वाली होगी वो हाईएस्ट होगी। ठीक है, द स्टडी ऑफ द लेयर इज कॉल्ड स्ट्रेटोग्राफी। इनको क्या कहा जाता है, स्ट्रेटोग्राफी। तो ये आपको अपने 3 मार्क्स में लिखना है, ज्यादा इसको बड़ा नहीं करना है। सील्स डिस्कवर्ड एट द हड़प्पा आर्कियोलॉजिस्ट इन द अर्ली डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी। अब जो हमें हड़प्पा की सील्स मिली हैं उनसे भी पता चलता है कि वो लोग किस तरह का ऑक्यूपेशन किया करते थे, वो सारी बातें हमें इसमें लिखनी है, जो कि हमें कहाँ मिट्टी में दबी हुई मिली। तो एक्सकवेशंस के दौरान हमें सील्स भी मिले, एक्सकवेशंस के दौरान हमें घरों के साक्ष्य भी मिले। वो कैसे साक्ष्य मिले, क्योंकि मिट्टी में वो जो तो दब गए थे, है ना, फिर मिट्टी की स्टडी की गई, है ना, सॉइल की स्टडी की गई, तो इससे पता चलता है कि वो लोग इन चीजों से belonged थे। Artifacts found in the layer be assigned the special culture periods and can thus प्रोवाइड द कल्चर सीक्वेंस फॉर द साइट। अब देखो काफी सारे हमें आर्टिफैक्ट्स मिले, आर्टिफैक्ट्स का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन मिले, ज्वेलरी मिली, बहुत सारी ऐसी चीजें मिली, है ना। तो उनसे पता चलता है जो उनके ऊपर, मतलब वो तो चलो टूट फूट गए थे, अब उनके ऊपर जो मिट्टी लगी हुई थी उसको स्टडी करने पे पता चला ये चीज इतनी पुरानी होती है। तो पहले साइंटिफिक रीजन तो बहुत बाद में, मतलब साइंटिफिक जो टेक्नोलॉजी है वो तो बाद में आई थी, पहले लेयर की स्टडी की जाती थी, तब जाकर के उनकी एज का पता लगाया जाता था। और जो प्रोसेस होता था वो क्या होता था, वो होता था C14 यानी कि कार्बन डेटिंग 40। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे कि और में हाउ वर द हिस्टोरियन एबल टू प्रोवाइड अ न्यू इनसाइट। तो किस तरह से हिस्टोरियन ने ये जो हड़प्पा के सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर के जो साक्ष्य हैं, तो इनसे क्या पता चलता है। How were the historian able to provide a new insight into the subsistence strategy of the हड़प्पन culture? ये लोग कैसे खेती बाड़ी किया करते थे, कैसे रहते थे, क्या खाते थे, इनकी जो सोशल लाइफ थी, इनकी जो सोशल लाइफ थी वो किस तरीके की थी, ये सारी चीजें हमारे आर्टिफैक्ट्स के दौरान, हमें एक्सकवेशंस के दौरान पता चलती है। द हड़प्पा एट द, तो इसमें बताया गया है कि हड़प्पा के लोग क्या करते थे, दोनों ही प्लांट ईटर भी थे और एनिमल ईटर भी थे, यानी कि वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन वो दोनों ही थे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या मिला, हमें बुल के भी प्रूफ मिले, इससे पता चलता है कि वो प्लो के लिए बुल यूज किया करते थे, है ना। इसके अलावा ये भी पता चलता है कि वो एनिमल हस्बेंड्री किया करते थे, यानी कि पशुपालन भी किया करते थे, तो उनकी बोन्स मिली, तो उनसे पता चलता है कि इन पशुओं का वहां पर जो है वो यूज किया करते थे, जैसे कैटल, शीप्स, गोट, बफेलो, पिग एटसेट्रा। स्टडी डन बाय द आर्कियोलॉजिस्ट एंड द जियोलॉजिस्ट इंडिकेट दीज एनिमल्स वर डोमेस्टिकेटेड फॉर द सबसिस्टेंस। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें उस टाइम के बारे में बताती हैं।
Next, the rulers of the Vijayanagar innovated and the development the new tradition in the Virupaksha temple. हमें बताना है कि the rulers of Vijayanagar innovated and developed the new tradition. तो उन्होंने एक नए ट्रेडिशन को डेवलप किया इन द विरूपाक्ष टेम्पल एग्जामाइन था। तो विरूपाक्ष टेम्पल के बारे में आपको ओवरव्यू देना है, ठीक है, किस तरह से रूलर्स ने विरूपाक्ष टेम्पल को बनाते समय किस ट्रेडिशंस का ज्यादा जो है उस पर फोकस किया। विरूपाक्ष टेम्पल वाज बिल्ट ओवर द सेंचुरीज, बहुत टाइम पहले, बहुत पुराना टेम्पल है ये और बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत बड़ा ये टेम्पल बनाया गया है ना। तो इसमें वाइल द इंस्क्रिप्शन सजेस्टेड दैट, तो इसमें कुछ इंस्क्रिप्शंस हमें बताते हैं कि 9th and 10th सेंचुरी इट वाज द सस्टेनेबिलिटी एंड लार्ज sustainability enlarged with the establishment of the विजयनगर एम्पायर। तो इससे पता चलता है कि विजयनगर एम्पायर कितना पुराना होगा जब इसमें इतना ये टेम्पल है और टेम्पल से रिलेटेड ही विजयनगर है, क्योंकि कई बार हमें एनसीईआरटी में भी प्रूफ मिलता है कि वहाँ के लोगों का कहना है कि विरूपाक्ष भगवान ने ही हमें ये विजयनगर को बिल्ड करने में जो है वो उन्होंने ही कहा था, तो इसी की वजह से ये विजयनगर बनाया गया था। तो सोच सकते हो कि कितना पुराना होगा विजयनगर। द हॉल इन फ्रंट ऑफ द, तो विजय ये जो आपका टेम्पल है कौन सा, ये विरूपाक्ष टेम्पल, तो मेन जो इसकी श्राइन है यानी कि विरूपाक्ष भगवान की जो मूर्ति वहां पर रखी गई है वाज बिल्ड बाय द कृष्णदेव राय टू मार्क द एसेशंस। तो वो कृष्णदेव राय ने ही बनवाई थी। ही इज क्रेडिटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ईस्टर्न गोपुरम। गोपुरम क्या होते हैं? गोपुरम होते हैं एंट्रेंस गेट, ठीक है। गोपुरम क्या होते हैं? गोपुरम एंट्रेंस गेट होते हैं। बच्चे दूर से पता चल जाता था कि यहाँ पर कोई टेम्पल है, तो दूर से जैसे कहते हैं ना, कोई बहुत बड़ी सी वो होती है, इमारत होती है, कुछ भी एक्सवाइजेड बिल्डिंग हो गई तो उससे एक आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पूरा का पूरा उसको बता दोगे। द हॉल टेम्पल वाज यूज्ड फॉर द वैरायटी पर्पस। जो उसका हॉल होता था जिसको मंडप कहा जाता था, उसमें काफी सारी एक्टिविटीज हुआ करती थी, ठीक है, उसमें काफी सारी एक्टिविटीज हुआ करती थी और फिर उसके बाद में म्यूजिक, डांस, ड्रामा, ये सारी एक्टिविटीज उस हॉल में हुआ करती थी। बस इस तरीके से आप उसको डिफाइन कर दोगे, राइट। चलिए नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे। हाउ डिड द अल-बरूनी ओवरकम द इनहेरेंट प्रॉब्लम एंड अंडरस्टूड द इंडियन सोशल एंड द ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस, आइडेंटिफाई द सोर्सेज दैट प्रोवाइड हिम द सपोर्ट। अल-बरूनी के रिगार्डिंग आपको इंडियन सोसाइटी के बारे में अल-बरूनी ने क्या अपनी किसमें, किताब उल हिंद में, तो अल-बरूनी की बुक का नाम क्या था? किताब उल हिंद, ठीक है, क्या था? किताब उल हिंद था। फर्स्ट अमंग अस देवा, तो अल-बरूनी को इंडियन सोसाइटी में जब वो आया था और चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा था, तो सबसे पहले सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसके सामने क्या थी कि वो संस्कृत बोलना, पढ़ना, लिखना नहीं जानता था। तो सबसे पहले उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है संस्कृत के रिगार्डिंग। फिर वो पंडित वगैरह को जो क्या है फ्रेंड बनता है, उनसे संस्कृत वगैरह सीखता है ना। तो पहली प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो गई। दूसरी प्रॉब्लम उसको यहाँ पर आती है कि उसको पता ही नहीं चल रहा था कि इंडिया के लोग किसको वर्शिप करते हैं। तो बहुत तरह के गॉड और गॉडेस होते थे, है ना। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आती है। तीसरी प्रॉब्लम आती है कुछ लोगों को डिप्राइव किया गया था। क्यों किया गया था, है ना। तो ये भी तो इंसान है। तो ये इस बात से डिसएग्री करता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो सारी चीजें आप यहाँ पर लिख दोगे। What is the interesting that even though he was aware these problems, Al-Baruni depended almost exclusively work on the Brahmanas। तो उन्होंने ब्राह्मणों को भी, जब वेद पुराण वगैरह जब पढ़ लिए थे तो ब्राह्मणों की मदद से उन्होंने संस्कृत सीखी थी। संस्कृत सीखने के बाद फिर उन्होंने वेद पुराणों को पढ़ा था, मनुस्मृति को पढ़ा था, मनुस्क्रिप्ट को पढ़ा था, है ना। तो ये सारी चीजें पढ़ने के बाद फिर वो क्या करता है, ब्राह्मणों के लिए जो ग्रीक फिलोसफर्स होते थे, तो उनकी जो मैथ्स की बुक होती थी ना, तो मैथ्स की बुक को फिर उन्होंने अरेबिक भाषा में जो लिखी हुई थी उसको संस्कृत में ट्रांसलेट करके और अपने पंडित फ्रेंड्स को दिया, है ना, ब्राह्मण फ्रेंड्स को दिया। बस इस तरह से लिख दोगे। स्टेट द 3 रीजन बाय द हिस्टोरियन कंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ द मौर्य एम्पायर। मौर्य एम्पायर के बारे में तो बच्चे बहुत ही इजी है, लिख दोगे उसको कि आपको कोई भी 3 रीजन बताने हैं यूज्ड बाय द हिस्टोरियन कंस्ट्रक्ट, तो जो कि हमारे हिस्टोरियन को मौर्य डायनेस्टी के, मौर्य एम्पायर के बारे में बताती हैं, है ना। तो वो आपको कोई भी 3 रीजन लिखने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, हिस्टोरियन हैव यूज्ड द वैरायटी ऑफ द, तो मौर्य एम्पायर के बारे में जानने के लिए या हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए बच्चे काफी सारे सोर्सेज जुटाने पड़ते हैं, है ना। मौर्यों के बारे में उनको क्या क्या सोर्सेज कलेक्ट करने पड़े। थिंग्स फाउंड द आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस, तो आर्कियोलॉजिस्ट जो एक्सकवेशंस के दौरान चीजें निकालते हैं तो उससे हमें मौर्यों की भी काफी सारी चीजें मिली। एक तो यहाँ से पता चलता है। दूसरा, मेगास्थनीज की जो इंडिका बुक थी, तो मेगास्थनीज कौन था? एक ग्रीक एम्बेसडर था, तो उसने अपनी बुक कौन सी लिखी थी? इंडिका लिखी थी। तो इंडिका से हमें
काफी कुछ मौर्य एम्पायर के बारे में पता चलता है। कौटिल्य की अर्थशास्त्र थी, इससे भी हमें पता चलता है ना। तो द मौर्य मेंशन द लेटर बुद्धिस्ट जैनिस पुराणिक लिटरेचर, फिर मौर्यों के बारे में बुद्धिस्ट में भी, बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट बुक होती है उसमें, जैना टेक्स्ट बुक में, पुराणिक लिटरेचर में, संस्कृत भाषाओं में मौर्यों का जिक्र किया गया है, तो वहां से हमें मौर्यों के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे, व्हाट डू यू इन्फर बाय द दामिन एको, हाउ डिड इट इनटू बीइंग। दामिन एको क्या होता है बच्चे, जहां पर सांथाल्स लोगों को, है ना, सांथाल्स लोगों को जो रहने के लिए जगह दी गई थी, वहीं पर वो रहा करते थे, वहीं पर वो कल्टीवेशन किया करते थे। तो जहां उनका रेजिडेंशियल एरिया था उसको क्या कहा जाता है, दामिन एको। इसके बारे में लिखा जाता है कि 1832 में लार्ज एरिया लैंड वाज डिमार्केटेड बाय द दामिन एको। अभी मैंने बताया ना, जहां पर वो रहते थे 1832 में, जहां जो रहने के लिए उनको जगह दी गई थी, उस जगह को, उस एरिया को बोलते हैं दामिन एको। तो दिस वाज डिक्लेयर द लैंड ऑफ द सांथाल, तो ये सांथाल्स को दी गई थी, ठीक है। तो द लैंड ग्रांट टू द सांथाल स्टिपुलेटेड that at least 1/10 the area be clear that cultivated with the, तो ये जो दी गई थी उसका 10वां हिस्सा उनको कल्टीवेशन के लिए भी दिया गया था कि तुम्हें यहाँ रहकर कल्टीवेशन भी करनी है। हालांकि उसमें उनका फायदा होता था, कल्टीवेशन निकलेगी, कल्टीवेशन करेंगे तो प्रोडक्शन निकलेगा, प्रोडक्शन होगा तो उनके पास रेवेन्यू जाएगा, इससे थोड़ा बहुत किसानों को मिल जाता था और थोड़ा बहुत जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाता था। तो द टेरिटरी सर्वेड एंड द मैप, तो फिर इस पूरे टेरिटरी को जहां पर वो रहा करते थे उसको सर्वे किया जाता था। जमीनों को का भी 30 साल के बाद एक बार सर्वे जरूर होता था, ठीक है। तो enclosed the boundary the pillars it was separated from the both word settled agriculture plain areas। तो इससे देखो, एक तो वो एरिया हो गया जहां पर वो खेती किया करते थे, एक वो एरिया होगा जहां पर वो रहा करते थे, है ना। तो ये दोनों सेपरेट कर दिए जाएंगे। From 40 सांथाल्स villages in the area in 1838 many of them, अब धीरे धीरे लोग, ये जो सांथाल लोग थे ये वहां सेटल्ड हो गए, एग्रीकल्चर कर रहे थे, वहीं पर अपना सेटल हो गए, धीरे धीरे इनकी पॉपुलेशन बढ़ने लगी, तो ये पूरा का पूरा एक गांव बन गया, है ना। और ऐसे एक गांव नहीं, काफी सारे गांव बन गए थे। अब जहां पर गांव ज्यादा बनेंगे तो लोग वहां पर ज्यादा एग्रीकल्चर में बिजी होंगे, एंगेज रहेंगे, प्रोडक्शन अच्छा निकलेगा। अब इनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू इम्पोज कर दिया जाएगा, और यही रीज़न होगा जब सांथाल्स इसको एक रिबेल के रूप में लेंगे, मतलब वो रिबेलियन हो जाएंगे और फिर किससे, अंग्रेजों से वो टक्कर लेने की कोशिश करेंगे, राइट। ओवर द सेम पीरियड सांथाल पॉपुलेशन इंक्रीज, तो ये मैंने बता दिया है कि सांथाल पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है, सोर्सेज तो कम पड़ जाते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो जो सोर्सेज होंगे वो कम पड़ेंगे, ठीक है। और इस तरीके से उनकी जो जर्नी थी वो Santhals had the tireless search place to settle. Here in Damineko their journey seems to have come to end. लेकिन अब ये जो ज़मीन इनको दी गई थी जिसको दामिनेको कहा जाता था वो कम पड़ने लगी, इससे लोग निकलने लगे। दूसरा रीज़न ये भी था कि बहुत ज़्यादा हाई टैक्स इम्पोज कर दिया था, ये भी उनका निकलने का रीज़न था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। द र्यूमर्स का मतलब क्या होता है, अफवाह होता है। 1857 begin to make a sense when the context of the policies pursued by the British from late 1820s support your answer with evidence, ठीक है। तो आपको बताना है ये किस तरह के रूमर्स थे। ब्रिटिश फ्रॉम लेट 1820s, तो सपोर्ट योर आंसर, तो आपको बताना है ये जो रूमर्स बने थे 1857 में, बिगिन टू मेक व्हेन द कंटेस्ट ऑफ द पॉलिसीज परस्यूड बाय द, जो कि 1820 से अंग्रेज जिस पॉलिसी को फॉलो कर रहे थे और 1857 तक आते आते वो एक रूमर के रूप में क्रिएट हो चुकी थी और लोग इस पर विश्वास करने लगे थे। उन रूमर्स का नाम बताना है, ठीक है। तो रूमर्स क्या थे, जो कि 1820 से 1870 के बीच में ये लगातार जो चेंजेस हो रहे थे ना, इन्हीं चेंजेस को लेकर अफवाहें बन जाती है। जैसे कि मान लो ब्रिटिशर्स ने सती सिस्टम को अबॉलिश किया, कब, 1829 में, ठीक है। कब किया था, 1829 में। तो ये हिंदू जो सोच रहे थे कि ये तो हमारे धर्म के बिल्कुल ही खिलाफ है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, पुराने इतने ज़माने से हम ये जो सती सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, ये तो सरासर उन्होंने हमारे धर्म के ऊपर एक तरह से अटैक किया है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। दूसरी अगर हम बात करें किसकी, दूसरी बात करें कि उन्होंने काफ़ी इंग्लिश स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह इंडिया में ओपन करवा दी थी, गर्ल्स एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा था, है ना। और काफ़ी सारे ऐसे इंडियन सोसाइटी में रिफॉर्म किए गए जिनकी वजह से उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये लोग हमें अपने धर्म से अलग करके हमें क्रिश्चियन बनाने जा रहे हैं। और ये सारी की सारी सिचुएशन जो थी वो इस दौरान चल रही थी 1820 से 1857 के बीच में। तो यही रूमर्स आगे चल करके ये एक रिवोल्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट
क्या बन जाती है, इंपॉर्टेंट बातें बन जाती हैं। रिफॉर्मिंग द सोशल रिलीजियस कस्टम लाइक द लैंड होल्डिंग, इनहेरिटेंस, रूमर्स एंड द, और इसके बाद जब उन्होंने काउ और पिग फिट के जो बने, जो कारतूस होते थे, कार्टेजेस होते थे, उनका भी रूमर बनाया गया था। साथ में ये भी बताया गया था कि काव और जो पिग होते हैं उनकी बोन्स का पाउडर मिलाकर आटे में मिला देते हैं, ताकि जो वो आटा खाएं इंडियंस जो है मार्केट से खरीद करके, तो वो अपने धर्म से अलग हो जाएं। तो सारी की सारी आपको रूमर्स बतानी है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद करेंगे ये और वाला आंसर है, तो या तो देखो वो वाला कर लो या फिर ये वाला कर लो, ठीक है। दोनों में से आपको एक करना है, इतना तो पता ही होगा ना। द एनेक्सेशन ऑफ द अवध डिस्प्लेस द, तो इसमें बताना है कि किस तरह से अवध को कैप्चर किया गया, ठीक है। ताल्लुकदारों और इनके जो जमींदार वगैरह होते थे ताल्लुकदार, इनकी पावर को डिसबैंड कर दिया गया, और किस तरीके से सोशल ऑर्डर क्या किए गए थे, कॉजिंग ब्रेक डाउन एन एंटायर सोशल ऑर्डर। इनकी वजह से पूरी की पूरी जो इंडियन सोसाइटी थी, ठीक है, अवध में जो लोग रह रहे थे, इंडियन लोग रह रहे थे हिंदू, तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि उनके साथ में गलत हो रहा है। तो ये सारी चीजें आप उसमें लिख दोगे। टेक ओवर द अवध, तो अवध को कब एनेक्स किया गया, 1856 में, ठीक है। अब 1856 में जब इस पर कब्जा कर लिया जाएगा, तो वहां के लोग अंग्रेजों के खिलाफ होंगे ना, तो 1857 के रिवोल्ट में वो भी पार्टिसिपेट करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने हमारे राजा को यहाँ से निकाल दिया था, ठीक है। किसको, वाजिद अली शाह को डिथ्रोन करके, और उसको कलकत्ता भेज दिया गया, जिससे कि वो सारी की सारी प्रजा जो है वो अपने राजा को जो इतना प्यार करती थी, अब वो उनको उनका बदला लेने के लिए जो है बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रही थी, ठीक है। तो सभी को कुछ ना कुछ नुकसान हो रहा था, आर्टिशंस को, कुक्स को, और जो रेंटर्स थे, एडमिनिस्ट्रेशन थे। तो उनके राजा जाने के बाद ये सारी चीजें ना उनसे छीन ली गई थी, मतलब उनका जो प्रॉफिट हो रहा था या लोग सुख चैन से रह रहे थे, तो वो सुख चैन उनका छिन चुका था, है ना। बस ये सारी बातें उनसे लिख देनी है। तो इट ऑल्सो डिस्पोजेस द ताल्लुकदार एंड द रीजन, तो ताल्लुकदार की जो पावर होती थी, जमींदार की पावर होती थी, वो भी खत्म हो गई। उनकी लाइफ बहुत ज्यादा क्या बन गई थी, मिजरेबल बन गई थी। द लॉस्ट देयर लाइवलीहुड, उन्होंने एक तरह से उनका जीवन जो है बिल्कुल खत्म हो चुका था, है ना। ये सारी चीजें लिख दोगे। अब हम क्या करेंगे, लॉन्ग आंसर्स पर बढ़ते हैं। आपको 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो कि कैरी करेंगे 8 मार्क्स को, टोटल होगा आपका 21 मार्क्स, ठीक है। टोटल क्या होगा, 21 मार्क्स। अब करते हैं, द महाभारत इज अ ग्रेट सोर्स टू स्टडी किन्फोक वैल्यूज एंशियंट टाइम, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। महाभारत एक हमें ऐसा सोर्स मिला है जिससे कि हम उस टाइम में, एंशियंट टाइम में, किस तरह की फैमिली वैल्यू हुआ करती थी, फैमिली की क्या वैल्यू थी, वो सारी आपको डिस्क्राइब करनी है, ठीक है। तो द महाभारत, फैमिलीज आर यूजुअली पार्ट ऑफ द लार्ज नेटवर्क। देखो बच्चे, जैसे हमारी फैमिली है, जैसे आपकी बुआ जी यहाँ रहती हैं, चाचू यहाँ रहते हैं, ताया जी यहाँ रहते हैं, उनके रिश्तेदार यहाँ रहते हैं, चाची के रिश्तेदार यहाँ रहते हैं, उनके रिश्तेदार यहाँ। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये क्या है, पूरा का पूरा नेटवर्क है, किसका, फैमिली का नेटवर्क है, ठीक है। तो फैमिलीज यूजुअली पार्ट ऑफ द लार्ज नेटवर्क डिफाइन द, तो रिलेटिव्स वगैरह को डिफाइन करने के लिए पीपल बिलोंगिंग द सेम फैमिली शेयर फूड, तो जो सेम फैमिली से बिलोंग करेंगे तो उनका खाना पीना रहना जो भी कल्चर होगा वो सेम ही होगा, है ना। इस तरीके से डिफाइन कर देना है। वाइल फैमिलीज टाई ऑफन द रिगार्डेड द नेचुरल, कुछ इसमें बताया जाता है कि वो लोग जो है, जो कजन होते हैं वो क्या करेंगे, कजन एक ही फैमिली के होते हुए तो वो ब्लड रिलेशन में काउंट किए जाते हैं, उनको कंसिडर किया जाता है। कुछ हिस्टोरियन मानते हैं कि कजन जो है वो दूसरी फैमिली के होते हैं, तो उसको ब्लड रिलेशन में कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से बता दोगे कि नेचुरल, रिगार्डेड एज द नेचुरल एंड बेस्ड ऑन द ब्लड, तो ये जो फैमिली का जो कनेक्शन होता है ये ब्लड बेस्ड भी होता है और नेचुरल बेस्ड भी होता है। क्लियर। अब हम करेंगे इसकी नेक्स्ट पर बात करेंगे। महाभारत एक ऐसी स्टोरी है जो कौरव और पांडवों के फैमिली के बारे में बताती है। ये दोनों एक ही कुल से बिलोंग करते थे जिसका नाम होता था कुरु, ठीक है। ये कुरु फैमिली से थे, राइट। हालांकि दो कजन थे, ये कौरव अलग थे, पांडव अलग थे तो कजन ना, एक ही फैमिली में रहते थे। इनके एंसेस्टर कभी एक ही हुआ करते थे, है ना। इसलिए बचपन से ही ये लोग साथ रहे, लेकिन बड़े जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे क्या सत्ता की, जो लैंड की और जो पावर की जो भूख होती है वो इनके एक युद्ध का कारण बनती है। तो इसीलिए दोनों कजन्स में क्या होता है, लड़ाई होती है, और इस लड़ाई को क्या बोलेंगे, महाभारत का वॉर बोलेंगे। कौरव पांडव बिलीव दैट दे वर द रियल सक्सेसर टू द थ्रोन। कौरव और पांडव दोनों ही कहते थे कि हम ही इसके रियल सक्सेसर है। कौरव कहते थे कि हम है, पांडव कहते थे कि हम हैं। यही रीजन था इसके वॉर होने का, ठीक है।
नेक्स्ट आता है डिस्क्राइब द एलिमेंट कंसिडर द हिस्टोरियन एनालिसिस द महाभारत विद द रेफरेंस द एफर्ट द V.S. शुकांतकर क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। तो ये जो क्रिटिकल एडिशन है, देखो क्रिटिकल एडिशन किसको कहा जाता है, जब एक चीज बहुत एंशिएंट टाइम में लिखी हुई है ना, तो क्या वो चीज सही है, क्या वो वैसी ही थी जैसे उसमें लिखी हुई है, क्या सोसाइटी उस टाइम में ऐसी ही हुआ करती थी जो चीज इसमें मेंशन की गई है, क्या कभी महाभारत का युद्ध हुआ भी था या सिर्फ एक इमेजिनेशन है, कौरव पांडव थे भी या जस्ट उसको एक कैरेक्टर बना दिया गया है। तो इन सभी चीजों की इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एक क्या की गई, ट्रू पिक्चर दिखाई गई और वाकई में जो महाभारत लिखी गई थी वो बिल्कुल सही थी। तो इसके ऊपर ना V.S. शुकांतकर और उनकी पूरी टीम जो है इसको एग्जामाइन करने में, इनको इन्वेस्टिगेट करने में और बहुत जगह से रिसोर्सेज को कलेक्ट करके ये एक 47 ईयर्स में इसको, इस क्रिटिकल एडिशन को तैयार किया जाता है। ठीक है, इस क्रिटिकल एडिशन को तैयार किया जाता है V.S. शुकांतकर और उनकी पूरी की पूरी टीम ने। इट अलाउ द ट्रेसेस द इवैल्यूएशन द सोसाइटी ओवर द टाइम बाय द एनालिसिस चेंजेस इन द फैमिली स्ट्रक्चर्स, किनशिप सिस्टम एंड द सोशल रोल्स। वी कैन आइडेंटिफाई शिफ्ट टू सोशल डायनामिक, सोशल इकोनॉमिक। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो मनुस्मृति उस टाइम में लिखी गई थी ना, तो मनुस्मृति के अकॉर्डिंग रूल किया जाता था कि नहीं किया जाता था। मनुस्मृति में जितने भी रूल्स सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए, राजा के लिए और मतलब जो भी कुछ लिखा होता था, चांडाल्स के लिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के लिए अलग अलग लिखा होता था, तो क्या वो बातें सही थी नहीं थी, उसके ऊपर ना बहुत सारी सोर्सेस कलेक्ट करते हैं और तब जाकर एक कॉमन पॉइंट वो बनाते चले गए। किस का पार्ट, इस क्रिटिकल एडिशन का। ठीक है, तो सारी बातें लिखनी है। स्टडिंग द फेमिलियर रिलेशन प्रोवाइड द इनसाइट द डेमोग्राफिक पैटर्न सच एज द बर्थ रेट। ठीक है, इससे ये भी पता चलता है क्रिटिकल एडिशन से कि उस टाइम में बर्थ रेट क्या थी। ठीक है, कि जो जैसे न्यू बॉर्न बेबी होते हैं तो एक साल के होने से पहले जो मर जाते हैं उनको क्या, उनको किसमें किया जाता है कि डेथ रेट, यानी कि जो बर्थ डेथ रेट है वो कितनी होती थी। जो उसके बाद में जनरल डायनेमिक्स बाय द एनालिसिस द किनशिप टाई, किस तरह से फैमिलीज एक दूसरे से अटैच रहा करती थी। ठीक है, ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, सिंगल फैमिली हुआ करती थी, ये सारी चीजें हमें महाभारत के क्रिटिकल एडिशन में मिलती हैं। राइट, तो after that, when the issue of the social history were explored for the first time by the historians in the 19th century, 20th century, they tended to take the text of the face value, believing that everything that was laid down in the text was practiced. Subsequently, the scholars began studying the tradition from the works in Pali, Prakrit and Tamil. और ये जो महाभारत है बच्चे, ये बहुत बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट किया जा चुका है और अभी भी इसकी ट्रांसलेशन जारी है। तो जो पहले जो इसका जो मेन वर्जन था वो संस्कृत में लिखा गया था, फिर बाद में इसको पाली, संस्कृत और बाकी भाषाओं में लिखा गया और फिर इसको जो है अभी तक इसकी ट्रांसलेशन जारी है। दी स्टडीज इंडिकेटेड, तो जितने भी हमें पाली, संस्कृत, तमिल और ये आपकी अलग अलग भाषाओं में जितनी भी महाभारत लिखी तो उनको रखा गया सामने कि क्या ये सारी बातें कॉमन है कि नहीं है, जो एक्चुअल जो महाभारत लिखी गई है वो और जो ट्रांसलेट करके लिखी गई है वो, तो क्या वो बातें कॉमन है नहीं है, उस पर इन्वेस्टिगेशन की जाती है, तब ये क्रिटिकल एडिशन तैयार होता है। ठीक है, चलिए। Revenue was economic mainstay of the Mughal Empire. Examine the statement in the कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एग्रीकल्चर एंड ट्रेड। अब आपको बताना है रेवेन्यू वाज इकोनॉमिक मेंस्टे। बच्चे रेवेन्यू जो होता था वो इकोनॉमी को इंक्रीज करने के लिए होता था ना। स्टेट की इनकम कैसे होती थी, रेवेन्यू से ही होती थी और ये रेवेन्यू कहाँ से आता था, एग्रीकल्चर से आता था। तो यही सब लिखना है कि रेवेन्यू वाज द इकोनॉमिक मेन फेस्टी ऑफ द मुगल एम्पायर। तो मुगल एम्पायर का जो सोर्स ऑफ इनकम था वो क्या था, रेवेन्यू। इसी के रिगार्डिंग आपको पूरा अपना आंसर लिखना है। तो लोकल गवर्नेंस, पंचायत व सेल्फ गवर्नेंस। ठीक है, तो लोकल गवर्नमेंट किसको कहते हैं, पंचायत को। तो पंचायत जो होती थी वो सेल्फ गवर्नेंस बॉडी होती थी। ठीक है, तो द विलेज लेवल एंड द प्लेट, तो लोग जब एग्रीकल्चर करते हैं, जमीनों के ऊपर झगड़ा वगड़ा भी होता है तो झगड़ों का निपटारा करने के लिए पंचायत होती थी। ठीक है, इस तरीके से पंचायत उनके डिस्प्यूट्स को सॉल्व करती थी, रिजॉल्व करती थी एंड ओवरसीइंग द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। गांव में डेवलपमेंट करवाना होता था, गलियां पक्की कराना, वाटर सप्लाई कराना, सैनिटेशंस देखना, ये करना वो करना, सारा काम किसका होता था, पंचायत का होता था। नेक्स्ट आता है रेवेन्यू कलेक्शन। रेवेन्यू कलेक्शन पंचायत वर्ग, तो पंचायत
के पास कलेक्शन कैसे आता था, लैंड रेवेन्यू एंड द अदर टैक्स बिहाफ ऑफ द मुगल गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट भी दिया करती थी, और जो भी जैसे दो लोगों के बीच में जब झगड़ा चल रहा था तो एक पर जो विक्टिम पार्टी होती है उस पर उन पेनल्टी लगा देते थे, जो भी चार्ज होता था पनिशमेंट के तौर पर, है ना, तो उनसे भी फंड आया करता था। इस तरह से पंचायत की क्या होती थी, इनकम हुआ करती थी, ठीक है। और इसी इनकम को वो बाकी के जो उनके ऑफिसर्स होते थे उनको पे किया करते थे। चौकीदार हो गया, गांव का चौकीदार हो गया, ये जो आपका स्वीपर होता है ये हो गया, है ना, जो गार्बेज कलेक्टर होता है वो हो गया, तो इनको भी सैलरी दिया करता था इसी फंड से। तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड द मेडिटेशन, पंचायत एक्टेड द मीडिएटर, ठीक है। तो मीडिएशन और ये मीडिएशन क्या होता है कि दोनों बीच का मामला सुलझाने वाला, है ना। तो मीडिएटर एंड द एट्रीब्यूटर्स इन रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट, तो बीच बचाव का काम किया करता था। भाई ठीक है, दोनों पार्टी तुम आपस में अगर सहमत हो जाती हो तो आगे बात नहीं बढ़ेगी, सेटलमेंट कर लेते हैं, नहीं होती तो फिर उनके ऊपर दूध का दूध पानी का पानी किया जाता था। तो द पार्टिसिपेटरी द डेमोक्रेसी, तो पंचायत जो है तो बच्चे वो डेमोक्रेसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। पंचायत एम्बॉडीड द प्रिंसिपल ऑफ द, इसमें 5 पंच होते हैं, एक सरपंच होता है ना। तो गांव के जो बड़े मुखिया मतलब वो होते हैं आपके एल्डर्स होते हैं, एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं, तो वो पंच बनते हैं, है ना। और उन्हीं की वजह से क्या निकाला जाता है, मतलब उन्हीं की सलाह से डिसीजन वगैरह लिए जाते हैं। और मेन डिसीजन का जो एक पावर जो होती है वो किसके पास होती है, गांव के मुखिया के पास होती है, हेड के पास होती है, जिसको मंडल या मुकदम बोला जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप उसमें कर दोगे। तो डिस्पाइट द लिमिटेशन आई ने एकबरी रिमेज द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी डॉक्यूमेंट ऑफ द साइट द वैलिडेट ऑफ द स्टेटमेंट। तो बस आपको क्या करना है, इसी तरीके से अपने सारे जो है वो लिखने हैं। तो आपको और में अगर ये वाला क्वेश्चन आता है तो आप इस क्वेश्चन को लिखते हैं, वो वाला आता है तो उस क्वेश्चन को लिख देंगे। देखो क्वेश्चन वगैरह इतने हार्ड नहीं होते हैं, बस आपको क्वेश्चन का एक मेन जो कीवर्ड होता है ना वो पकड़ना होता है, ठीक है। जैसे इसमें पंचायत के बारे में, पंचायत के पास फंड कहाँ से आता है, मतलब मुगलों के पास में, मुगल एम्पायर में फंड कहाँ से आता था, ठीक है। और किस तरीके से फंड को यूज किया करते थे, ठीक है। एग्रीकल्चर से आता था, और एग्रीकल्चर का पूरा गांव में होता था। तो गांव में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को कौन देखता था, पंचायत ही देखती थी। मतलब पटवारी वगैरह होता था वो भी पंचायत के अंडर में ही होता था ना। डिस्प्यूट को जो डिस्प्यूट्स होते थे उनको सुलझाना होता था, ये करना, वो सारा पंचायत का काम होता था। और पंचायत उनसे फंड लेकर के मुगल गवर्नमेंट को दिया करती थी, मुगल एम्परर्स को दिया करती थी। वही सारी चीज़ें लिखनी है, ठीक है। तो जो आपको अच्छे से आता है पहले आपको उसको लिखना है, राइट। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। द इनिशिएटिव इन द चंपारण, अहमदाबाद एंड द खेड़ा मार्क द गांधी जी एज द नेशनलिस्ट विद अ डीप सिंपैथी फॉर द पुअर, समराइज द स्टेटमेंट। बच्चे आपको चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, ये बैक टू बैक गांधी जी के 3 सत्याग्रह मूवमेंट थे, ठीक है। इसी से ही गांधी जी नेशनल हीरो बन जाते हैं, नेशनल लीडर बन जाते हैं। और इससे पता चलता है कि वो पुअर के लिए यानी कि गरीबों के लिए किस तरह की सिंपैथी उन लोगों के मतलब गांधी जी के मन में थी, इसी को ही डिफाइन करना है, ठीक है। तो when his turn came to speak in बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो 1916 में, जब गांधी जी 1915 में साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे, ठीक है, साउथ अफ्रीका से इंडिया में आए थे। तो 1916 में क्या होता है, इनको BHU हिंदू BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की ओपनिंग के लिए बुलाया जाता है। तो वहाँ पर क्या करते हैं, ये देखो, यही हमने अभी थोड़ी देर पहले यही स्टेटमेंट बताई थी ना, कि उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि ये बताओ कहाँ बोली गई थी महात्मा गांधी ने। तो क्या हो जाएगा, BHU के दौरान बोला गया था, उसकी ओपनिंग के दौरान। क्या बोला गया था, गांधी जी चार्ज द इंडियन एलीट विद द लैक ऑफ द कंसर्न, कि जो इंडिया के एलीट हैं, एलीट का मतलब होता है जो धनी लोग हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी वीकनेस से भी ये हमारे जो गरीब भाई हैं ये और ज़्यादा गरीब हो जाते हैं। अगर ये लोग गरीबों की थोड़ी सी हेल्प करते हैं तो उनको थोड़ा सा सर्वाइव वो ठीक से कर पाते हैं, ठीक है। प्रेजेंट एंड द मिलियन ऑफ द पुअर इंडियन हु वर एब्सेंट, ठीक है। तो इनको जो है एक अपना एक नॉबिलिटी दिखानी चाहिए, अपनी एक सिंपैथी गरीबों के प्रति दिखानी चाहिए। तो गांधी जी इस तरीके से एलीट फैमिली को, एलीट जो लोग होते थे, रिच पर्सन्स होते थे, उन्होंने गरीबों की हेल्प करने के लिए सीधा आप ये स्टेटमेंट दी थी। गांधी जी फर्दर सेड दैट, फिर गांधी जी ने कहा, इफ वी टेक अवे अलाउ द अदर टू टेक अवे फ्रॉम द प्रेजेंट ऑलमोस्ट होल द रिजल्ट फॉर देयर लेबर। अगर देखो हम आज अपने वर्तमान को, अपने प्रेजेंट को सही करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें मिलजुल कर काम करना होगा, ठीक है। हमें गरीबों की हेल्प करनी चाहिए, जो नीडी है हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, जिसको जिस तरह की हेल्प करनी चाहिए ना, जो कर सकता है हमें उस तरह की हेल्प करनी चाहिए। आवर सैल्वेशन कैन ओनली कम थ्रू द
फार्मर। हमारा जो एक जीने का जो जरिया है ना, उसका सिर्फ रीजन क्या है, फार्मर है, क्योंकि फार्मर कल्टीवेशन करते हैं, हमारे लिए अनाज पैदा करते हैं और यही अनाज हम लोग खाते हैं, तभी तो हम जिंदा है ना। तो हमें भी, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम गरीबों की सहायता करें, ठीक है। तो नीदर द लॉयर्स और द नॉट डॉक्टर, तो ये जो काम फार्मर कर सकता है वो ना तो डॉक्टर कर सकता है, ना लॉयर कर सकता है, ना ही कोई टीचर कर सकता है। तो फार्मर जो है एक तरीके से अन्नदाता क्यों कहते हैं, जीवन का रक्षक क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जीवन की रक्षा के लिए या जीवन के लिए जो हमें खाना प्रोवाइड करते हैं वो कौन है, फार्मर हैं, ठीक है। तो अपील द अमंग द पुअर पीजेंट एंड द पर्टिकुलर ही वाज एनहेंस्ड हिज द, तो हमें जो है इन गरीबों की, जो फार्मर्स है ना, हमें इनकी हेल्प करनी चाहिए। और इनके ऊपर जो इतना रेवेन्यू टैक्स इम्पोज किया हुआ है फार्मर्स के ऊपर, तो आप देखोगे ना, वर्कर्स के ऊपर, फार्मर्स के ऊपर, तो ये कहीं ना कहीं ये तीनों इसी से रिलेट कर रहे हैं। जैसे चंपारण में इंडिगो प्लांटर्स भी होते थे, तो उनके लिए उन्होंने उनके खिलाफ आवाज उठाई। तो ये चंपारण मूवमेंट कब होता है, ये होता है 1917 में। अहमदाबाद कब होता है, 1918 में। खेड़ा कब होता है, 1918 में। तो ये क्या था, खेड़ा मूवमेंट तो पीजेंट्स के लिए था, अहमदाबाद मिल वर्कर्स के लिए था, है ना, उनकी वर्किंग कंडीशन को सुधारने के लिए। तो बस इसी को ही आपको क्या करना है, इलैबोरेट करना है। महात्मा गांधी वॉज बाय कास्ट अ मर्चेंट, ठीक है, वॉज बाय कास्ट मर्चेंट एंड द प्रोफेशन बाय अ लॉयर, ठीक है। तो वो एक मर्चेंट फैमिली से बिलोंग करते थे और प्रोफेशनली वो एक लॉयर थे, बट हिज सिंपल लाइफस्टाइल, लेकिन वो इतना सिंपल तरीके से अपनी लाइफ को जीते थे जैसा एक नॉर्मल पर्सन जो होते हैं इंडिया के, इस तरीके से, ठीक है। लगता नहीं था उनको देख करके वो इतने बड़े एक नेशनलिस्ट लीडर हैं। तो अभी बताया मैंने, चंपारण मूवमेंट जो था वो इंडिगो प्लांटर्स के लिए था, तो गांधी जी ने इंडिगो प्लांटर्स की समस्या को सुन करके उनके लिए सत्याग्रह मूवमेंट चलाया। गांधी जी को फर्स्ट अपनी सक्सेस मिलती है। 1928 में गांधी जी ने खेड़ा मूवमेंट और अहमदा मूवमेंट चलाया। तो खेड़ा मूवमेंट में पीजेंट्स के ऊपर जो इतना बड़ा, इतना जो भारी हैवी टैक्स जो है वो इम्पोज किया हुआ था, उसको रिड्यूस करवाया। और अहमदाबाद मिल वर्कर्स में मिल वर्कर्स के लिए जो उनके वर्किंग आवर्स की कंडीशन थी उनमें सुधार किया, वेजेस में थोड़ा सा इंक्रीज किया और वर्किंग आवर्स को थोड़ा सा कम करवाया। तो ये 3 बैक टू बैक मूवमेंट थे। नेक्स्ट आते हैं हम क्या, नेक्स्ट करते हैं हम सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। तो बच्चे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आपको क्या करना है, पैराग्राफ पढ़ना है। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होते हैं, बस आपको इसमें से आंसर्स को छांट कर लिखना होता है। तो इस तरीके से पैराग्राफ आता है और ये क्वेश्चंस दिए होते हैं। तो बस वो क्या करना है, आपको इस तरीके से आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। ये ज़्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है आपको पैराग्राफ में मिल जाएंगे। फिर इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो ये आपका 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे ना, 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो जैसे देखो अभी हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर ये क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 31 है। तो 31 में पैराग्राफ क्वेश्चन दिया जाएगा, फिर उसके बेस पर ये क्वेश्चन दिए जाएंगे, आंसर्स दिए जाएंगे, राइट। उसके बाद फिर आपका क्या होता है 32, फिर ये आपका फिर से पैराग्राफ दिया हुआ है, तो इसको पढ़ करके और फिर ये है, ये इसके क्वेश्चंस हैं, तो ऐसे ही आंसर देने हैं, ठीक है। ये सारे आंसर्स आपको पैराग्राफ में मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका 33 क्वेश्चन नंबर है। ऐसे ही ये एक पैराग्राफ दिया जाएगा और इसके बिहाफ पर ये क्वेश्चंस के आंसर्स हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के आंसर इस तरीके से दे दोगे। क्लियर है बच्चे। अब क्या करते हैं, मैप बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जाएगा इस तरीके से कि ऑन द गिवन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया लेटर अ नोबल फॉलोइंग द एप्रोप्रिएट सिंबल। तो आपको अमरावती एक क्या है, स्तूपा है, नागेश्वर और हड़प्पा साइट है, चोला इंपॉर्टेंट किंगडम इन द साउथ। तो देखो ये क्या है आपका जो फर्स्ट 2 दिए होंगे, एक तो दिया होगा आपको ए बी मार्क करके दिया होगा इस तरीके से, ए और बी, ठीक है। ये ए और बी दिया होगा, बस आपको ये एरो देख के पहचाना है कि ये कौन सी जगह है। ये आजमगढ़ है बच्चे, आजमगढ़ है, ठीक है, जो 25 अगस्त 1857 में या आजमगढ़ जो प्रोक्लेमेशन हुई थी 1858 में, उस तरीके का। उसके बाद है आपका कि मेरठ है। ये मेरठ क्या है, ये जो मेरठ है यहाँ पर म्यूटिनी स्टार्ट हुई थी ना, सपोय म्यूटिनी स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो इसको इंडिकेट करके बताना है, ठीक है। ये तो हो गया आपका ए और बी। इसमें हम देखते हैं कि अमरावती कहाँ पर है, ये रहा अमरावती, ठीक है, ये रहा आपका अमरावती। तो बस ये डॉट को पहचानना है और इधर करना है, ठीक है। ये स्तूपा है बच्चे, ठीक है। उसके बाद आपको करना है नागेश्वर। नागेश्वर क्या है, एक हड़प्पा की साइट है और ये रहा नागेश्वर, ठीक है। ये क्या है आपका नागेश्वर है। उसके बाद है आपका चोला इंपॉर्टेंट किंगडम इन द साउथ। तो चोला एम्पायर में क्या आ जाएगा आपका, ये रहा आपका चोला एम्पायर, ठीक है। उसके बाद बीजापुर कैपिटल ऑफ द दक्कन सुल्तान। तो ये रहा आपका बीजापुर, ठीक है, ये रहा। क्लियर। आई होप आपको सारी चीजें समझ में होगी।
तो बच्चे आपको क्या करना है, देखो ये जो हमने सेट 1 और सेट 2 किए, प्रैक्टिस पेपर किए, आपको लग रहा होगा कि इतना हार्ड है, ये इतना डिफिकल्ट है, तो क्या ऐसा ही पूछा जाएगा? बिल्कुल बच्चे, ऐसा ही पूछा जाएगा, है ना। लेकिन आपको डिफिकल्टी क्यों लग रही है इसमें? क्योंकि आपने उस चीज को ठीक से अभी पढ़ा नहीं है, अंडरस्टैंड नहीं किया। आपने हर चैप्टर को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, और इसी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर आप 21 क्वेश्चंस के आंसर दे पाओगे। कम नहीं होते हैं बच्चे ये। सब्जेक्टिव तो तुम जैसे जैसे स्कोर कर लोगे, उसमें लिख दिया आपने, जैसे कुछ लिख दिया तो उसके मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन व्हाट अबाउट द एमसीक्यूज में तो सटीक आंसर आपको टिक टिक करना है। अगर सही कर दिया तो ठीक है, नहीं किया तो फिर आपके मार्क्स कट गए। इसलिए हर चैप्टर के हर कंसेप्ट की बहुत अच्छे से डीप में नॉलेज लेकर जानी है। अगर आप चाहते हो कि डीप में नॉलेज लेकर जाए, हमारे मार्क्स ना कटे, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। कहाँ? आप हमें ज्वाइन कर सकते हो संघर्ष बैच में, जहां पर हम करेंगे कंप्लीट डिटेल में पूरी तैयारी करेंगे अपने बोर्ड एग्जाम के लिए भी, प्लस सीयूटी एग्जाम के लिए भी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फटाफट से आज ही क्या कर लो, संघर्ष बैच को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपके क्लास 12th और सीयूटी, क्लास 12th और सीयूटी दोनों के लिए बच्चे, क्योंकि क्लास 12th के बाद आपको सीयूटी का भी एग्जाम देना है। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि किस तरह की अंडरस्टैंडिंग आपको लेकर जानी पड़ेगी ना, तो वो आप सोच सकते हो। तो अगर आपको वाकई में सीरियस हो अपने बोर्ड एग्जाम प्लस सीयूटी के लिए, तो आप हमारे साथ संघर्ष बैच में आ सकते हैं। यहाँ पर हम मिलकर करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी। अभी दिवाली ऑफर चल रहा है, तो इस पर 25% का आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। कूपन कोड यूज कर लेना Y489, इस पर आपको ये 25% का डिस्काउंट मिलेगा। अदरवाइज तो पूरा का पूरा आपको फिल करना पड़ेगा, कोई फायदा नहीं है। तो आपको तैयारी भी करनी है, आपके मनी भी सेव हो रही है, डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। तो जब आपको हर तरीके से फायदा ही फायदा नजर आ रहा है, तो क्यों आप इस चांस को मिस करना चाहते हैं? तो जल्दी से आ जाइए और अनीता मैम के साथ अपनी हिस्ट्री की तैयारी को कंप्लीट कीजिए। और साथ साथ में हम क्या बताएंगे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में, और इसको लाइक करना है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस में एनरोल कैसे करना है वो मैं बता देती हूँ आपको कैसे एनरोल करना है। यहाँ पर आपको गूगल पर सर्च करना है अड्डा 24/7। ठीक है, अड्डा 24/7 टाइप करने के बाद आपको फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आपने ऑल कोर्सेज पर क्लिक किया, तो जैसे आप ऑल कोर्सेज पर आएंगे, यहाँ पर आपको दिखेगा स्कूल K12, है ना। तो ये मत सोचना कि क्लास 12th के लिए, सीयूटी के लिए नहीं है, इसमें सभी के लिए। देखो मैं यहाँ पर अभी दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये रहा आपका संघर्ष बैच, और यहाँ पर क्या लिखा है, CUET 2024, और बोर्ड एग्जाम के लिए भी है। तो इसमें हम दोनों ही तरीके से तैयारी करेंगे। बोर्ड एग्जाम में जो चैप्टर रिमूव है वो हम इसमें तैयार करेंगे अपने सीयूटी के लिए, बाकी आपको बोर्ड एग्जाम के लिए तो प्रिपेयर करवाएंगे ही, साथ साथ में सीयूटी के लिए कराएंगे। तो इसको जो है आपको क्या करना पड़ेगा, इसको बाय नाउ करना पड़ेगा। जैसे आपने बाय नाउ पे किया, मैं आपको बता देती हूँ इसमें आपको फीचर्स क्या क्या, मतलब क्या क्या चीजें इस बैच के अंदर मिलने वाली है। तो 500 आवर्स की आपको ऑनलाइन क्लासेस मिलेगी, रिकॉर्डेड भी आपके पास रहेंगी जब तक आपका सीयूटी का एग्जाम नहीं हो जाता है। मैंने क्या कहा, सीयूटी के एग्जाम तक आपके पास इसकी वैलिडिटी रहेगी, आपके पास रिकॉर्डेड वीडियोज रहेंगी। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यहाँ पर देखो कितने सारे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए हैं, प्रैक्टिस पेपर्स दिए गए हैं, मॉक टेस्ट दिए गए हैं, टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं आपको, और 32 ई बुक्स भी दे रहे हैं। तो इससे आप एक बहुत अच्छी से तैयारी करके जा सकते हो। और इसमें आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बच्चे आपको 6 to 7 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, लीगल स्टडी, जीके, जीएस और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। स्टडी प्लान कब कौन कौन टीचर लेने वाली है, किस टाइम लेने वाली है, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी यहाँ पर। जस्ट आपको क्या करना है, इसको बाय नाउ करना है। ठीक है, तो बाय नाउ में क्या करोगे, Y489 कूपन कोड लगाओगे, Y489 कूपन कोड लगाया और इसको कर दिया अप्लाई। जैसे आपने अप्लाई किया तो ये कोर्स आपका कितने का रह गया, 5999 का। तो इस दिवाली को मनाओ कुछ खास, और एक नई एनर्जी के साथ अपनी पढ़ाई को भी बच्चे आप स्टार्ट कर दीजिए, अदरवाइज तो आप रह जाएंगे बहुत बहुत ज़्यादा पीछे। तो आइए मेरे साथ तैयारी करते हैं मिलके, और बोर्ड एग्जाम प्लस यूटी एग्जाम को फोड़ के आते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर बच्चे, बाय बाय। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।